हेलो दोस्तों, आज हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर है और इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन वाली सीरीज है। पहला वीडियो है ये कॉन्स्टिट्यूशन पर और ये आपका बिहार एपीओ, क्योंकि सिलेबस अपडेट हुआ है तो उसमें प्री एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर पहले से भी था, है ना, सीपीसी जोड़ा गया है। तो बिहार एपीओ और झारखंड एपीओ, है ना, और यूपी एपीओ सभी में प्री एग्जाम में काम में आएंगे क्वेश्चन, और बाकी जो अदर जुडिशियरी एग्जाम और एपीओ एग्जाम रहेंगे उनमें भी ये काम में आएंगे। तो कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिले और इससे बाहर आपको क्वेश्चन ना मिले। कोशिश ये की गई है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों लैंग्वेज में है, बोथ लैंग्वेज में है। तो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों को आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलते हैं। और वीडियो चूंकि लंबा ना हो जाए, कोशिश मेरी ये रहती है कि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो, इसकी वजह से आपको ज्यादा डिटेल में, मतलब क्वेश्चन के आंसर ज्यादा डिटेल में ना बताने की। वरना तो अगर हर क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में ज्यादा बताया जाएगा तो क्वेश्चन कम सॉल्व हो पाएंगे और आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी जो भी रहेगी वो आपको क्वेश्चन के साथ में बता दी जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट में, है ना। मूल में 8 थी, 9वीं अनुसूची इसमें जो है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में। उसके बाद में 10वीं 5 गुणा 2 बराबर 10, है ना, दल बदल, द से 10, त से दल बदल। तो आपको इस तरीके से आपको याद रहेगा कि 10वीं अनुसूची आपकी जो है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, है ना, 1984 में जो हुआ था। फिर 11th जो अनुसूची है और 12th, ये आपकी 73rd और 74th, ठीक है, इसके द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये 1973, 1974। तो इस तरीके से 12 अनुसूची हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शक्ति का सर्वोच्च स्रोत जो वो किसे माना जाता है? तो संविधान को माना जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक सशक्त, केंद्रीकृत, प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? परिसंघात्मक मतलब चाहे उसको आप कन्फेडरेशन जो बोल सकते हैं, कन्फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो है। तो ये किसने कहा था? तो सर आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी थी? तो कुल सदस्य संख्या यहाँ पर 15 थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता, यही बेसिक स्ट्रक्चर कहता है ना। जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के केस से आया है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद इसमें से किसने कहा है? तो यहाँ पर ये जो है वो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सर्वोच्च है यहाँ पर? तो संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाज, धर्मनिरपेक्ष नहीं है यहाँ पे चूंकि पंथ निरपेक्ष शब्द है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए तो प्रेम्बल में, है ना, प्रस्तावना में। उसके बाद में नेक्स्ट है, किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन वो स्थापित हुआ था? तो यहां पर जो आंसर है इसका भारत में, देखो अगर भारत में बात कर रहा है तो यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1935 है, जबकि प्रांत में जो लागू हुआ था वो 1919 के द्वारा लागू हुआ था। और ये भी जो 1935 के द्वारा लागू हुआ था यहाँ पर, ये भी जो है इसके प्रावधान मतलब प्रोविजन जो वो द्वैध शासन के वो लागू नहीं हो पाए थे, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था जिसको कहा गया था संघ न्यायालय, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत में कितने गवर्नर्स के प्रांत और मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? तो 11 और 7,
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य थे, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे ना वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चयनित होते थे। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ये पारित किया था आपका जुलाई 1947 को, ठीक है ना, 18 जुलाई 1947 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप कौन सा एक्ट पारित किया गया था यहां पर? तो ये पारित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 2 जून योजना भी इसको बोलते हैं, माउंटबेटन योजना को, ठीक है ना। 3 जून योजना, कहीं पर 3 जून योजना लिखी रहती है, 3 जून योजना। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर पहले अध्यक्ष की बात की गई है, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। इसमें अगर सच्चिदानंद सिन्हा, एस.एन. सिन्हा होते तो वो अस्थायी अध्यक्ष थे और ये स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 9 और 11 इस तरह से रहता है इनका। एस.एन. सिन्हा 9, 12 और राजेंद्र प्रसाद 11, 12, ठीक है ना, 1946 को। उसके बाद में नेक्स्ट है किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर, जो 1946 की थी, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन प्लान में, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और ईवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है कौन संविधान का मसौदा, यानी मसौदा बोलते हैं प्रारूप, प्रारूप मतलब जो ड्राफ्ट होता है, उस ड्राफ्ट समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना। और 29/8/1947 को इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का, ठीक है। और इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको संविधान सभा को संविधान को जो है बनाने में लगे थे, ठीक है। और इसमें कुल 11 अधिवेशन यानी 11 जो है सेशन हुए थे इसमें, और 166 दिन तक बैठक हुई थी इसमें, ठीक। तो इतना ही इससे संबंधित है। इसमें 7 मेंबर थे, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट 18th क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सुमेलित नहीं है, ना कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पर है द कम्युनल अवार्ड 1930, क्योंकि ये है 16 अगस्त 1932 का। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 है कि कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो यहाँ पर है आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन है या कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका जो है श्री B.N. राव, संवैधानिक परामर्शदाता। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है यहाँ पर ऑल ऑफ अबव, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, निचला सदन और द्वैत शासन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा स्थापित किए गए थे। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये है आपका जो है पहली बैठक यानी 9 दिसंबर, ठीक है ना, 9 और 11 को की गई थी। तो पहली बैठक 9 को की गई थी और उसके बाद में 11 दिसंबर को दूसरी 1946 में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था।
तो ये आपका है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? तो वही 26 नवंबर 1949 के आधार पर 26 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है विधिक सेवा दिवस। विधिक सेवा दिवस जो है वो किस तारीख को पड़ता है? तो 9 नवंबर को। ठीक है, जो यहां पर विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को पड़ता है, ये है आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसका जो एनफोर्समेंट हुआ था, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 9 नवंबर 1987, उसके कारण ये विधिक सेवा दिवस जो वो मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 26, संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर चूंकि अस्थायी अध्यक्ष थे यहाँ पर जो है, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य यहाँ पर थे, तो संविधान सभा के सदस्य यहाँ पर जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चयनित थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 28, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुआ था? तो अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 284 मेंबर्स थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, और इसी को जब वो हस्ताक्षर हुए थे 284 मेंबर्स को, इसी को संविधान सभा की अंतिम बैठक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां यानी जो शेड्यूल है उनकी संख्या क्या थी? है ना, मूल संविधान की बात कर रहा है यहाँ पर ये। तो मूल संविधान में आर्टिकल पूरे 395 थे और जो शेड्यूल थी वो 8 थी। ठीक है, उसके बाद में 8 के बाद में जो 12 जो शेड्यूल है, यानी 8 के बाद जो 4 शेड्यूल जो जोड़ी गई हैं, उनको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत का संविधान है। तो भारत का जो संविधान है वो आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। कठोर और लचीला का अर्थ इसमें संविधान संशोधन को लेकर है। ठीक है ना, उसके आधार पर माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान में जो अवशेष शक्ति हैं, रेसिडुअल पावर जिनको बोलते हैं, वो किसमें है? भारतीय संविधान की बात कर रहा है ये, तो उसमें संघ में है। ठीक है ना, आर्टिकल 248। उसके बाद में है 32 कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है, ना कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं। तो ये जो बात है ये किसका कथन है, स्टेटमेंट है? तो ये है प्रोफेसर केसी वेयर, है ना। इन्होंने क्वासी फेडरल इनको माना है, अर्ध संघीय भारतीय संविधान को। उसके बाद में नेक्स्ट है, नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि भारतीय संविधान है अलिखित संविधान है, लिखित संविधान है, मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो इसमें से दो स्टेटमेंट इसमें से सही है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यानी लिखित में है और मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर बेस्ड है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है 34, प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा था कि हमारा संविधान अधिकतम। तो केसी वेयर जो है उन्होंने क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघीय कहा है, तो आंसर हो गया बी। उसके बाद में नेक्स्ट है, परिसंघ में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, और ये बात सही है। विधान किसी अन्य विधानमंडल को दिए गए विषय का अनुषांगिक रूप से अतिक्रमण करने के कारण ही विधि विरुद्ध नहीं हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी बात सही है, लेकिन दोनों बात अलग हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो आर है यानी जो रीजन है वो सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है।
उसके बाद में नेक्स्ट है 36, संघ का अति महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो क्या है यहाँ पर, तो वो है संघ संघ में जो है वो शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है। ठीक है, और डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, मतलब जो शेड्यूल है आपकी 7th शेड्यूल है ना, उसमें जो 3 लिस्ट दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो वहां पे शक्तियों का विभाजन ये दिया हुआ है, तो वही एक संघ का लक्षण होता है। ठीक है ना, वही नहीं बल्कि वो भी एक संघ का लक्षण होता है। अति महत्वपूर्ण लक्षण शक्तियों का विभाजन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारतीय संविधान के अंतर्गत में सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता किससे संबंधित है, तो जो संप्रभुता है उसका मतलब भारत के लोगों से जो है लिया जाता है। ठीक है ना, और ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय जो संप्रभुता है वो किस निवास करती है, तो भारत के लोगों में। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, किस तारीख को हस्ताक्षर किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कई तरीके से इसको क्वेश्चन को जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है, तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, यानी भारतीय संविधान 2 तरह की शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है, ठीक उसी प्रकार से 2 प्रकार की राजनीति भी जो है वो होती है, मतलब वो भी अस्तित्व में होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है 40, एवी डाइसी के अनुसार भारत में विधि का शासन, है ना, ये क्वेश्चन है, एवी डाइसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है प्रशासनिक कानून एक विकासशील समाज में सत्ता के पैथोलॉजी का एक अध्ययन है। सार्वजनिक शक्ति धारकों की जवाबदेही शासन के लिए इस फॉर्मुलेशन का केंद्र बिंदु है। तो ये जो कहा था स्टेटमेंट, वो कहा था प्रोफेसर थे उपेंद्र बख्शी, उन्होंने कहा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 42, कई अपवादों के कारण प्रशासनिक कानून का कौन सा सिद्धांत निराशाजनक सिद्धांत माना जाता है, तो जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है, वो निराशाजनक सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, और इस जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, जो फ्रेंच दार्शनिक थे उनके द्वारा जो है वो दिया गया था। ठीक है, और शक्ति पृथक्करण का मतलब यह है कि जो सरकार के 3 अंग माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, तो वो निराशाजनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, वो कहीं पे भी कहीं ना कहीं एक दूसरे में कोरिलेट करती है, तो वो पूरा सेपरेट है नहीं, तो इसलिए इसको निराशाजनक सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है लोकपाल का विचार सबसे पहले किसके द्वारा सुझाया गया था, तो लोकपाल का जो विचार है ना, वो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, कहीं शीतल है, ये शीतलवाड़ भी लिखा रहता है, तो इनके द्वारा जो है 1961 में सबसे पहली बार इन्होंने जो है वो सुझाया था। उसके बाद में नेक्स्ट है किसके विषय में न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा है कि यह हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक स्वरूप का आधार एवं आधार स्तंभ है, तो ये फंडामेंटल राइट के बारे में कहा था। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया था, तो ये स्वीकार किया था 22 जुलाई
1947 को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? तो कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है ना, विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका जनता के आदर्शों, आशाओं, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है। उसके बाद में उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय एवं संविधान के उद्देश्य को सम्मिलित करती है। और संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। तो ये असत्य पूछ रहा है, तो असत्य ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत भाषा को एक विषय के रूप में लागू करना धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं माना है? तो ये केस है आपका संतोष कुमार बनाम सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान के निर्वचन में उद्देशिका, संविधान के निर्वचन में जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसका क्या मतलब है? तो जहां कहीं भी किसी उपबंध का अर्थ जो है वो संदिग्ध लगता है, वहां पर वो रिलीवेंट है ना, वहां उसका अर्थ जो है उद्देशिका से लिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 49 कह रहा है, जो उद्देशिका है वो मतलब स्टेटमेंट यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का जो प्रयोग संविधान में हुआ है वो कहां कहां पर हुआ है? तो वो उद्देशिका में भी हुआ है और डीपीएसपी में भी हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 38 है 38, उसमें डीपीएसपी में वहां पर भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका निम्न की स्वतंत्रता प्रतिभूत नहीं करती, मतलब गारंटी नहीं देती है किस चीज की? उद्देशिका जो है तो वो है अवसर की, नहीं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, तो किसकी नहीं देती? अवसर की, उद्देशिका। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत के संविधान के रचयिताओं का मानस निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की आवश्यक विशेषताएं हैं और इसकी संरचना की मूल विशेषता है। यह अवलोकन एसआर बोमई केस में किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे ऑनरेबल जस्टिस पीबी सावंत। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता का एक प्रतीक है? तो ये कहा है आपका ऑनरेबल जस्टिस मुधोलकर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 55, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य जो 1967 का केस है, उसमें अभिनिर्णित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्शों और एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तो इसमें जस्टिस जो है वो कौन थे? तो इसमें जो जस्टिस थे न्यायमूर्ति सुब्बा राव। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत का संविधान कैसा है? फेडरल यानी संघात्मक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 57, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, सोशल डॉक्यूमेंट है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है आपका ग्लेनविन ऑस्टिन का।
ठीक है। हाँ नहीं, सोशल जस्टिस जो है 57, हाँ ग्लेनविन ऑस्टिन का। उसके बाद में नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके संविधान से भारत में जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी संकल्पना ली गई है। तो ये है आपका जो है यूएसए। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, शक्तियों का वितरण। ठीक है, नहीं शक्तियों का वितरण नहीं, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ठीक है ना, कमिटेड जुडिशियरी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है। उसके बाद में 60 है, किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया है, एडॉप्ट नहीं किया गया है। तो वो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रोविजन। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय संविधान की जो प्रणाली है वो क्या है, भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान की जो प्रणाली है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है ना, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। उसके बाद में नेक्स्ट है 62, किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। तो ये है आपका जो है वो आइवर जेनिंग्स। उसके बाद में नेक्स्ट है 63, भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं, का प्रावधान है। तो ये है आपका जो है वो केसी वेयर। ये रिपीटेड हो गया है, केसी वेयर। ठीक है ना, बी और सी आपस में चेंज हो गए, बी ऊपर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये है आपका जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। शायद ये भी रिपीटेड हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है, लिस्ट से रिलेटेड है, इसमें कौन सी इसमें से मैचिंग नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो गणराज्य का मतलब है राज्य अध्यक्ष आनुवंशिक राजा नहीं है। पंथनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। और लोकतंत्र का मतलब है सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये भी सही है। ठीक है। तो इस तरह से ये कौन सा हो गया, ए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 66। 66 कह रहा है भारतीय संविधान में कौन से भाग या कौन सा भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर है उपयुक्त तीनों, चाहे वो प्रेम्बल हो या फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 67। 67 में कह रहा है कथन में कि परिसंघ में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है। तो ये बात सही है। इसका दूसरा कह रहा है कि विधान किसी अन्य विधानमंडल को दिए गए विषय का आनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करने के कारण ही विधि विरुद्ध नहीं हो जाता है। तो ये बात भी सही है। ठीक है, लेकिन ये सेपरेशन डिवीजन ऑफ पावर और इससे कोरिलेट नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वो उसका सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है 68, संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध कहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये लिया गया है आपका कनाडा से। उसके बाद में नेक्स्ट है 69, किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। तो किसे माना जाता है, भारत के संविधान को। उसके बाद में नेक्स्ट है 70। 70 कह रहा है आपका संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। है ना। तो
इसमें जो पहला वाला है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता, इनका सही क्रम क्या है ये पूछ रहा है ये। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आएगा विचार अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता, नहीं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सबसे पहले ये आएगा। फिर आएगा विचार अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और फिर आएगा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो ये हो जाएगा आपका स द ए और ब, CDAB। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है 71। 71 है आपका कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोग में। तो ये जो है किस केस में कहा गया था, तो ये केशवानंद भारती का केस है, उसमें कहा गया था, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ वर्सेस केरल राज्य 1973। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषता का एक प्रतीक है, तो ये किसने कहा है, जस्टिस मुदोलकर ने। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभु है, तो कौन संप्रभु है, हम भारत के लोग। तो दो तरीके से पूछा है, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता में, और कौन संप्रभु है। नेक्स्ट है 74, आप उद्देशिका का क्या अर्थ समझते हैं, तो संविधियों के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करती है, सही है। प्रस्तावना एक परिचयात्मक है, ये भी सही है। संविधि के निर्वचन का आंतरिक सहायक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 75, संविधान की उद्देशिका घोषित करती है, तो ये आप उद्देशिका में जब पढ़ते हैं तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ना, तो आंसर हो गया बी। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत में, अब इसको उसी तरीके से सही क्रम जो है ये पूछ रहा है 76 में, तो वही प्रभुता संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसी तरीके से आ जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है ना। तो ये दो दूसरे तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, सेम ही है लगभग। उसके बाद में नेक्स्ट है 77, भारत के संविधान में प्रयुक्त पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब क्या है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, है ना, और सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करेगा, तो ए और बी दोनों सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है 78, संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली जो है संप्रभु सत्ता संपन्न, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी कह सकते हो, लोकतांत्रिक गणराज्य को, इसमें जो दो शब्द जोड़े गए थे पंथ निरपेक्ष है ना और समाजवादी, इनसे प्रतिस्थापित जो किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जो 3 जनवरी 1977 से लागू था। उसके बाद में नेक्स्ट है 79, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के डाले जाने के भी पहले निम्नलिखित मामलों में से किसमें धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता माना गया है, तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब सम्मिलित किया गया, तो वही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है एनरी बेरुवारी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया था, तो उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। केशवानंद भारती के केस में बोला उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर 82 कह रहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में अब निर्णित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है, तो इसमें जस्टिस कौन थे, तो ऑनरेबल जस्टिस सुब्बाराव।
उसके बाद में नेक्स्ट है प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह परीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में कहा गया था? तो ये आपका केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का समावेश भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से हुआ है? तो ये अलग से पूछ लिया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे संविधान की उद्देशिका का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन मतलब इंटरप्रिटेशन है ना, और निर्वचन कंस्ट्रक्शन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने यह मत किस केस में कहा था? तो ये आपका जो है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के वाद में। उसके बाद में नेक्स्ट है 86। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न एवं क्रियात्मक अंग है? तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, मतलब बार बार दूसरे तरीके से इसमें पूछा जा रहा है। उसके बाद में 87 है भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार संशोधन इसमें किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 88 हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव किस नाम के अंतर्गत में वो बनाया गया है? प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो किस नाम से जो बनाया गया है? तो भारत के लोग के नाम से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? तो यहां पर जो नहीं मिला है वो है सभी के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल। उसके बाद में 90 है किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अटल? तो ये जो है किस केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था गोलकनाथ मामले में। ठीक है, उसके बाद में अब यहां से जो स्टार्ट है नेक्स्ट वो है भाग 1 जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से 4 तक प्रोविजन करता है, और भाग 2 जो आर्टिकल 5 to 11 है। ठीक है, यानी संघ और राज्य क्षेत्र है पहला वाला पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट है नागरिकता के बारे में। तो उससे संबंधित यहाँ पर जो है क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसको नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। ठीक है, संसद, आर्टिकल 2। ठीक है ना, उस मतलब इसमें आर्टिकल 2 में 2 चीजें हैं कि राज्यों को भारत संघ में मिलाने की शक्ति है, यानी जो पहले से मौजूद राज्यों के लिए है, ये जो पहले से ही राज्य जो स्टेट हैं पहले से ही उनको भारतीय संघ में मिलाने की शक्ति, और फिर दूसरा है इसमें नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट है किस आर्टिकल के अंतर्गत में पार्लियामेंट नए राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? तो आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत में पार्लियामेंट किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है? तो यहां पर आएगा आपका आर्टिकल 3। ठीक है ना, आर्टिकल 3 जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वह कानून बना करके कोई भी नए राज्य को क्रिएट कर सकती है। ठीक है ना, उनके क्षेत्रों सीमा में विस्तार या वृद्धि कर सकती है ना, सीमा निर्धारण कर सकती है, उसका नाम परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए, तो संसद के साधारण बहुमत से। ठीक है, आर्टिकल 3 का परंतु यानी प्रोवाइजो। उसके बाद में नेक्स्ट है नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमाओं का निर्धारण, उसका अधिकार किस में निहित है? तो पार्लियामेंट में। ठीक है, दूसरे तरीके से इसमें पूछ लिया क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 3 के अंतर्गत में संसद कानून के द्वारा क्या कर सकती है? तो
नए राज्य भी बना सकती है, राज्यों के क्षेत्रफल को परिवर्तित कर सकती है और विद्यमान राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में यहां पर कौन आता है? तो बंदी भी आता है, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य भी आता है और भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति भी आता है। तो ये हो गए सभी आर्टिकल 5 के तहत में। ठीक है ना, जो अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान करती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो या जिसका पिता भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ था लेकिन जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अपना अधिवास है, और बी जो आमतौर पर संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले के कम से कम 5 वर्ष के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर रहा हो, उसे भारतीय नागरिक के रूप में माना जाता है। तो ये प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये है आर्टिकल 5 का क्लॉज सी। ठीक है ना, उसमें दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, क्या कोई विधिक व्यक्ति भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता अर्जित कर सकता है? क्या कोई विधिक व्यक्ति है ना, विधिक व्यक्ति भाग 2 के अंतर्गत में नागरिकता अर्जित कर सकता है? तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये क्योंकि आर्टिकल 5 इस पे रोक लगाता है कि विधिक व्यक्ति इसमें नागरिकता अर्जित नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है। और तो कौन होगा भारतीय नागरिक? यहां पर जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, और जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, तो उपयुक्त समी। ठीक है ना, आर्टिकल 5। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति जो स्वयं या जिसका पिता भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ था लेकिन जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अपना अधिवास है, ये तो अभी पढ़ा है, ये तो रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कौन अधिवास से है ना, डोमिसाइल, कौन अधिवास से नागरिक नहीं है? तो कौन अधिवास से नागरिक नहीं है? जो संविधान लागू होने के बाद में अपने कार्य के कारण भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। ठीक है ना, वो अधिवास के आधार पर नागरिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रदीप बनाम भारत संघ के वाद में यह अभिनिर्णित किया गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत में यहां केवल एक देश का अधिवास है। ठीक है ना, देयर इज ओनली वन डोमिसाइल इन द कंट्री। उसके बाद में लास्ट है कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है? तो कुछ महीने के लिए अगर दूसरे देश में दूर यात्रा पर चले जाते हैं तो इससे नागरिकता समाप्त नहीं होती है, लेकिन अभित्याग के आधार पर, अभिप्राप्ति के आधार पर और वंचित होने के आधार पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से 90 क्वेश्चन प्लस 14 क्वेश्चन, आपके 114 क्वेश्चन यहां पर, 104 क्वेश्चन यहां पर जो है टोटल थे। ठीक है, जो कि आपके आर्टिकल 1 से लेकर के 11 तक है ना, और उद्देशिका से संबंधित, विशेषताओं से संबंधित, ठीक है, विशेषताओं से संबंधित हो गए, और संविधान का जो इतिहास है, संवैधानिक इतिहास है संविधान का, उससे संबंधित। तो इतने क्वेश्चन हो गए। इसमें कम से कम मुझे लग रहा है कि
6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं कम से कम जो रिपीट हो गए हैं, तो कोशिश यही रहेगी अगली बार से कि एक भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप कमेंट करके बता देना कि क्वेश्चन किस तरीके से हैं, ठीक है, और उनका लेवल क्या है, किस तरीके से है। तो आपके रिवीजन के लिए है, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।